नमस्कार दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं एक सोसाइटी का रिव्यूज़ ले करके अपने रियल एस्टेट चैनल में। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है रियल एस्टेट रिव्यूज़, आपको अगर चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन या प्रोजेक्ट का रिव्यूज़ देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज हम जिस सोसाइटी का रिव्यू करने के लिए निकले हैं उस सोसाइटी का नाम है प्रतीक ग्रांड सिटी। प्रतीक ग्रांड सिटी सिद्धार्थ विहार में जो बना है। तो अभी हम जो NH24 की तरफ से चले हैं और फिर ताज एक्सप्रेस वाला जो रोड है उससे हम जो मोहन नगर की तरफ रास्ता निकलता है उसकी तरफ हम निकलेंगे। और उसके बाद में जब हम सिद्धार्थ विहार पहुँच करके DPS स्कूल आता है और DPS स्कूल से जब हम अंदर ले लेते हैं तो ये सिद्धार्थ विहार की लोकेशन शुरू हो जाती है। वैसे तो NH24 की जो लोकेशन है वहाँ से ही जैसे ही आप नोएडा से गाज़ियाबाद की तरफ चलेंगे तो जैसे ही आप हिंडन क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड की जो लोकेशन है NH24 पे ही जो लगी हुई लेफ़्ट साइड की लोकेशन, ये पूरी हिंडन के बाद ही शुरू हो जाती है, जहाँ पे पहला प्रोजेक्ट आ जाता है आपका अंतरिक्ष संस्कृति, जो काफ़ी दिनों से डिले चल रहा है या आप ये कह सकते हैं कि उस पर स्टे लगा हुआ है। तो अब हम पहुँच रहे हैं प्रतीक की तरफ। सिद्धार्थ विहार लोकेशन का एक प्रोजेक्ट है प्रतीक ग्रैंड सिटी। प्रतीक बिल्डर ने इसे बनाया है और अगर हम प्रतीक की बात करें तो मार्केट में इनका नाम बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। जो रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग रिपब्लिक में इनका प्रोजेक्ट है, रॉयल क्लिफ सेक्टर 120 में है, प्रतीक लॉरेल सेक्टर 45 में है, प्रतीक स्टाइलोम सेक्टर 107 में है, प्रतीक एडिफिस और सेक्टर 77 में है प्रतीक विस्टेरिया। तो ये कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रतीक डिलीवर कर चुके हैं और मार्केट में अच्छा इनका रिव्यू रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं। तो अब अगर हम बात करें प्रतीक की ग्रांड सिटी की, कि प्रतीक ने जो ग्रांड सिटी प्रोजेक्ट बनाया है सिद्धार्थ विहार में, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट कहने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन जो इसकी है वो है सिद्धार्थ विहार की, जो कि गाज़ियाबाद में आता है और ये चारों तरफ से हम कहें तो रेजिडेंशियल एरिया से बिल्कुल घिरा हुआ है। एक साइड में NH24 है, NH24 के दूसरी साइड में अगर हम देखते हैं, जिधर एक साइड में सिद्धार्थ विहार, दूसरी साइड में राहुल विहार कॉलोनी है पूरी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक साइड में प्रताप विहार है और दूसरी साइड में काशीराम योजना के ऑलरेडी फ्लैट्स बने हुए हैं जो कि EWS वाले फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे भी लोग रहते हैं। और हिंडन के दूसरी साइड में देखें तो आप कह सकते हैं कि वो उधर पूरा इंदिरापुरम और वसुंधरा है। तो चारों तरफ से ये ऐसी लोकेशन है जो कि पहले से ही रेजिडेंशियल एरिया से घिरी हुई है। तो इसमें ये नहीं है कि एकदम खाली एरिया होगा, तो बिल्कुल चारों तरफ से खाली एरिया नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सब ये कह सकते हैं खाली तो आपको महसूस नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल फ्लैट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट में वो हैं लगभग 4508 यूनिट्स आएंगे। और टोटल जो एरिया है इस प्रोजेक्ट का वो 38 एकड़ का है और लोकेशन है सिद्धार्थ विहार की। तो ये तो हुई लोकेशन और प्रोजेक्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी के बारे में, तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर आप गाज़ियाबाद से आ रहे हैं तो सीधे NH24 से आ करके आप सिद्धार्थ विहार में आ सकते हैं, जहाँ से ये बहुत ही अच्छा रूट हो गया है जब से ये 14 लेन का NH24 हुआ है। और यही बात अगर हम गाज़ियाबाद की करें तो गाज़ियाबाद से भी अगर आप आते हैं तो NH24 से आ सकते हैं, जो कि 14 लेन का हो गया है। इसके अलावा अगर गाज़ियाबाद से आप आते हैं तो इसके एक दो रास्ते और भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो राजनगर से रोड आता है तो उधर से आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो एक गौशाला फाटक वाला रोड है, जिससे आप होकर के बहुत जल्दी आ जाएंगे सिद्धार्थ विहार विजयनगर होते हुए। और दूसरा जो रास्ता है गाज़ियाबाद से अगर आप आ रहे हैं तो आप इधर से भी आ सकते हैं कि मेरठ रोड से जो ये ताज एक्सप्रेस वे बना है इसकी तरफ आप टर्न ले लेंगे लेफ़्ट में तो भी आप आ जाएंगे। मोहन नगर साइड से आएंगे तो भी आप ये रास्ता ले सकते हैं। और इंदिरा और वसुंधरा से अगर आप आते हैं तो जो काशीराम योजना की तरफ से हिंडन पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है जो थोड़ा सा पतला है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, जो आपको वसुंधरा से आते हुए शॉर्टकट पड़ेगा। बट इंदिरापुरम के अगर आप इस कोने की तरफ से आते हैं जहाँ से कि वसुंधरा पास पड़ता है तो आपको ये रास्ता ले लेना चाहिए, वरना आप NH24 को ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स के बारे में कि प्रोजेक्ट आखिर कैसा है कैसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट का जो प्लॉट है ये प्लॉट 3 साइड ओपन है। 3 साइड ओपन की अगर हम बात करें तो एक साइड में इसका NH24 से जो रास्ता सिद्धार्थ विहार के लिए कटता है, एक तो वो रास्ता आ जाता है।
तो वो रास्ता भी इसके फ्रंट में आता है एक साइड में, जिसका ग्रैंड सिटी का आपका गेट खुलेगा। दूसरा जो रास्ता है वो प्रताप विहार, या हम ये कहें ताज एक्सप्रेस वे जो है प्रताप विहार के लिए और ताज एक्सप्रेस वे के लिए, जैसे आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो जो रास्ता है तो इससे भी ये फ्रंट में है, ये भी रास्ते से ओपन है ये। और तीसरी जो साइड है जो साउथ और ईस्ट की आप कह सकते हैं, और तीसरी साइड की अगर हम बात करें तो गाज़ियाबाद जल परियोजना का यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, पानी की टंकी बनी हुई है। तो इस साइड भी आप ये कह सकते हैं पूरा ओपन रहेगा। तो इसलिए हम इसे 3 साइड ओपन कह सकते हैं, 4 साइड ओपन इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि चौथी साइड जो है नॉर्थ और ईस्ट की, इसमें एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। ये आने वाले टाइम में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 साइड ओपन प्लॉट है, ये इसकी अपने आप में एक खासियत है। NH24 से अगर हम बात करें, क्योंकि जल परियोजना है तो इसकी तरफ अगर देखें तो सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा ये NH24 की तरफ से। और अगर ताज एक्सप्रेस वे की बात करें तो इधर से भी अगर आप चलते हैं तो भी ये पहला ही प्रोजेक्ट होगा, जो सिद्धार्थ विहार का पहला प्रोजेक्ट होगा। और इनका खुद का मार्केट है जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, हम मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़रूरी होती है एक प्रोजेक्ट के लिए कि वहाँ के जो भी रेजिडेंट्स होंगे तो वहाँ की डेली नीड्स की चीज़ों के लिए या अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए उस सोसाइटी से निकलकर कहीं दूर जाना ना पड़े। और पास में ही अगर हम स्कूल की बात करें तो अभी जो रनिंग में स्कूल है वो ऑलरेडी एक स्कूल बना हुआ है जो बहुत ही वेल नोन स्कूल है, जिसका नाम है DPS स्कूल। तो DPS स्कूल जस्ट आपका ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको जो डिज़ाइन किया है, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो हैं हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि बहुत ही नाम है इनका मार्केट में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के मामले में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई पूरी प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट में क्या ख़ास है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रोजेक्ट के इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि जहाँ किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, खासियत होती है, वहीं कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट में कुछ कमियां होती हैं, जिसके लिए मैंने ये चैनल पे ख़ास तौर पे कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बता पाऊं कि हर चीज़ की अपनी अच्छाइयां और बुराइयां होती, कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो उसी तरह से हर प्रोजेक्ट की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हुई होती हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में फ्लैट लें या प्रॉपर्टी लेते हैं, किसी लोकेशन में लेते हैं, तो मैं उस लोकेशन या उस प्रोजेक्ट के बारे में प्लस और माइनस, अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को आपको बताएं, ताकि आप अपना डिसीजन लेने में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ मेरा डिसीजन ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप डिसाइड कर सकें बहुत ही ईजीली। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, प्रतीक ग्रांड सिटी की, कि इसमें आखिर क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या खामियां, क्या क्या बुराइयां हैं। तो सबसे पहला हम बात करें तो इसमें 28 से 29 मंजिल की स्टोरी है और एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं और लिफ्ट 3 बनाई हैं इन्होंने। लेकिन तीनों ही लिफ्ट का साइज़ की अगर हम बात करें, जो रेजिडेंट्स के लिए 2 बनाई हैं और एक कमर्शियल के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ चलो सामान वामान लाने जाने के लिए, तो वो काफ़ी छोटा साइज़ है। इतनी छोटी साइज़ इतनी बड़ी बिल्डिंग या हम कहें कि इतने ज़्यादा यूनिट्स के लिए वो अपने आप में थोड़ा कम है। उसके लिए या तो एक लिफ्ट बढ़ानी थी या फिर उस लिफ्ट का साइज़ बढ़ाना था। अब हम बात करें आगे, तो ओपन स्पेस के नाम पर आप देखेंगे तो चारों तरफ टावर ही टावर नज़र आएंगे और टावर्स के बीच में एक छोटा सा पार्क नज़र आता है। ऐसे लगता है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। ये है ओपन स्पेस। अगर हम बात करें कि जितने फ्लैट्स, नंबर ऑफ़ फ्लैट्स को देखेंगे, चारों तरफ फ्लैट हो जाएं, टावर्स हो जाएं और बीच में छोटा सा पार्क, तो आपको कैसा महसूस होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा कंजस्टेड है कि टावर टू टावर में कोई गैप नहीं नज़र आता है। 3-4 टावर, 5 टावर इकट्ठे बना दिए, फिर उसके बाद में एक दूसरी लाइन शुरू कर दी, फिर वो 3-4 टावर इकट्ठे बना दिए, फिर एक लाइन शुरू कर दी। तो टावर टू टावर में गैप बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 टावर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया गया है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन और सनलाइट की प्रॉब्लम रहेगी कुछ फ्लैटों में। एक टावर की अगर हम बात करें तो एक टावर में कुछ में सनलाइट आएगी, कुछ में नहीं आएगी, वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी। आगे हम देखते हैं तो एक फ्लोर पर 8 फ्लैट होने की वजह से फ्लैट के गेट पर जो है वो हमेशा अंधेरा सा रहेगा और लॉबी में हमेशा जो भी पैसेज एरिया होता है उसमें लाइट की ज़रूरत रहेगी, वरना थोड़ा थोड़ा अंधेरा वहाँ पे भी रहेगा। और गेट के सामने तो अंधेरा है ही, ये मैंने खुद में जा कर के देखा भी है, जो कि वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं रहता है। अब हम बात करें दोस्तों कि
किड्स प्ले एरिया की बात करें तो वो बहुत ही कम है। 50% भी अगर इस प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी हो जाती तो उसके बाद में बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो टावर की एंट्रेंस लॉबी की बात करें तो वो डबल हाइट तो ज़रूर है जो उसे खास बनाता है, लेकिन इसके अलावा वो इतना इम्प्रेसिव या अट्रैक्टिव नहीं लगता है जैसा होना चाहिए था। जैसे इनकी टाउनशिप और ये अच्छे बिल्डर अच्छे प्रोजेक्ट देने के नाम से जाने जाते हैं। बेसमेंट की अगर हम बात करें तो एंट्री और एग्जिट के लिए जो रास्ता बनाया गया है अभी की डेट में वो एक ही जगह से बनाया गया, मतलब एक रास्ता है उसी में एंट्री एग्जिट, फिर एक और जगह से बनाया इन्होंने बेसमेंट में जाने का रास्ता, उसमें भी एंट्री और एग्जिट दोनों दे दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी संकरा हो जाता है जो कि आने जाने में काफ़ी तकलीफ देगा। अभी इतना नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी उसकी बढ़ती जाएगी ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। आगे अगर हम देखते हैं तो इतनी बड़ी टाउनशिप में सिर्फ एक क्लब हाउस और एक स्विमिंग पूल है, कैसे मैनेज होगा ये सोचना बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम 3 क्लब और 3 पूल बनाने इनके लिए बहुत ज़रूरी थे, जो शायद इन्होंने नहीं सोचा प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले। आगे अगर हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं और पोजीशन देना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि बिल्डर में कोई ना और अथॉरिटी के बीच में कोई ना कोई इशू चल रहे हैं और जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी। ये भी एक प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी डिले है। तो जनवरी 2021 में इन्होंने ऑफर ऑफ पोजीशन लोगों को भेज दिया था और फिट आउट का टाइम मांगा था 90 दिन, 3 मंथ का। मतलब ये कि सारी पेमेंट लेने के बाद भी ये 3 महीने का टाइम और लेंगे आपके फ्लैट को देने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि 3 महीने भी इनके लिए वो फिट आउट के लिए कम पड़ गए और वो 6 महीने भी हो गए हैं। जनवरी के बाद फरवरी से लोगों ने आना शुरू कर दिया था अपनी पेमेंट दे करके पोजीशन लेने के लिए। बट ये 6 महीने बाद भी आज भी जो लोग पोजीशन के लिए पेमेंट दे चुके हैं वो आज भी पोजीशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोजेक्ट डिले की, तो डिले बहुत ज़्यादा होने की वजह से लेट चार्जेस तो देंगे, लेकिन कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। और उससे बचने के लिए इन्होंने जो जनवरी में पोजीशन लेटर भेज दिए थे कि हाँ पोजीशन ले लो आकर के, जनवरी से इन्होंने वो लेट चार्जेस तो बंद ही कर दिए, लेकिन जो फिट आउट टाइम मांगा था वो बढ़ा दिया। कुल मिलाकर के पोजीशन लेटर इनका जो भेजना था वो सिर्फ इसलिए भेजना था ताकि ये लेट चार्जेस से बच सकें, ना कि हैंडओवर देना इनका मकसद नहीं था। हैंडओवर दे रहे हैं, जो इनकी स्पीड है हैंडओवर देने की वो यही बताती है कि हैंडओवर इन्होंने सिर्फ इस दबाव से दिए हैं कि कहीं ना कहीं ये लेट चार्ज जो हैं उस लेट चार्ज से बच सकें। अगला जो इशू है दोस्तों वो ये है कि प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए बार बार नई स्कीम लानी पड़ी, डिस्काउंट ऑफ़र देने पड़े, फिर भी प्रोजेक्ट की सेल बहुत अच्छी नहीं हुई। ये प्रतीक के नाम पर बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कुछ तो है जो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा है, वो चाहे कंजेशन का वजह हो, चाहे कुछ भी वजह हो, कि ये प्रोजेक्ट इतना कंजेस्टेड लगता है लोगों को जो पसंद नहीं आया। इस वजह से शायद इस प्रोजेक्ट को सेल करने में इनको काफ़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ी, और उसके बावजूद भी इनका जो सेकंड फेस हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2 फेस में या 2 नाम दिए इन्होंने प्रतीक ग्रैंड सिटी के साथ में। एक तो कार्नेसिया नाम दिया, दूसरा पियोनिया। तो कार्नेसिया जो है वो लगभग रेडी टू मूव हो चुका है, जिसमें से कुछ टावर्स में पोजीशन देना इन्होंने शुरू कर दिया है। बाकी कुछ टावर्स ऐसे हैं जिनमें अभी पोजीशन ये नहीं दे पाएंगे, उसमें अभी भी काम बचा हुआ है। अगर हम पियोनिया की बात करें तो उसमें कम से कम 1 या 2 साल का टाइम मान के चलो तो लगा सकते हैं ये, वरना 1 साल तो मिनिमम है ही है। और 1 साल तो जो प्रोजेक्ट को स्टेटस को देख करके आपको दिखेगा तो वो लगेगा कि कार्नेसिया में ही लगभग ये 1 साल लगा देंगे पोजीशन देते देते, और पियोनिया की बात करें तो 1-2 साल आराम से लग जाएंगे। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट इतना डिले है। प्रतीक के नाम पर अगर हम कहें कि जो इन्होंने करना था, या इन्होंने अपना नाम अपनी गुडविल खुद प्रतीक ने ही ख़राब कर ली, वरना ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को ये दे नहीं सकते थे। अब इसको आप कोरोना का टाइम, क्योंकि 2020 और 21 में दोनों साल का अगर हम कहें तो ये प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके साथ हुई। और फिर भी अगर ये चाहते तो इससे पहले ही इनका टाइम था देने का, तो इससे पहले भी ये दे सकते थे। बट इसके बावजूद भी ये जिस हिसाब से इनको काम करना चाहिए, खींचना चाहिए, उस हिसाब से अभी भी नहीं दिखता है काम चलता हुआ। तो यही वजह है कि शायद आज भी इस प्रोजेक्ट में सेल की जो
एक हम कहें स्पीड वो काफ़ी कम है, क्योंकि सेकंड फेज़ का जो पियोनिया की बात है उसमें काफ़ी फ्लैट्स इनके बचे हुए हैं जो ये सेल करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रतीक के बारे में या इस लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन तो आपको पहले भी मैंने बता दी थी। बाकी सिद्धार्थ विहार में अगर किसी को भी फ्लैट लेना है तो बाकी प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो उन प्रोजेक्टों के हिसाब से तो आज की डेट में प्रतीक का जैसा नाम है, क्योंकि आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो आप ये भी देखना चाहेंगे कि कल को इसका फ्यूचर क्या है। तो आने वाले टाइम में, आने वाले कल में प्रतीक का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग इसकी सेल परचेज में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। कोई अगर इसमें फ्लैट सेल करना चाहता है अपना, या आज लेता है 5-10 साल के बाद में भी वो सेल करना चाहता है, तो प्रतीक का एक मार्केट में नाम तो अच्छा है ही, भले ही जैसा भी दिया हो, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी भी बिल्डर के हो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर किसी में रहती ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट को इतना अच्छा बना सके कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके बराबर में ही अपेक्स वालों का भी प्रोजेक्ट है, जो वो भी बिल्कुल रेडी टू मूव है। उसमें भी एक टावर बचा हुआ है जिसमें भी काम चल रहा है। और एक खुद आवास विकास ने भी ये एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि रेडी टू मूव है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी के नाम पर लोग रहते हैं, बिल्कुल ही आपको खाली खाली जैसा नज़र नहीं आएगा। या आप कहें कि बिल्कुल इकलौती ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर लोग रहना शुरू कर दें और आजू बाजू लोग रहते ही ना हो, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साइज़ की अगर हम बात करें, लोडिंग की बात करें, तो लोडिंग इन्होंने काफ़ी दी है फ्लैट्स में। इवन 770 स्क्वायर फीट जो इन्होंने 2 BHK कह करके बेचा है, उसे आप देखेंगे जा करके तो आपको लगेगा कि 2 BHK में दूसरा बेडरूम कहाँ है, क्योंकि वो सिर्फ आपको स्टडी रूम तो दिख सकता है कि स्टडी रूम है ये, लेकिन उसको आप किसी भी मायने में एक बेडरूम का नाम नहीं दे सकते हैं। ये इस बात को बताता है, जाहिर करता है कि इन्होंने लोडिंग अच्छी खासी दी है। चाहे कुछ भी कहें कि हाँ हमने इतना परसेंट दिया, इतना परसेंट, बट एक्चुअल में फिजिकल पोजीशन में जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि लोडिंग कितनी है और कितनी नहीं है। ओपन स्पेस और सब चीज़ें आपने देखी ही होंगी। और बिल्डिंग लगभग तैयार तो है ही इसकी कार्नेसिया वाली, लेकिन इनकी अमेनिटीज़ जो इन्होंने देना शुरू कर दिया पोजीशन, लेकिन अमेनिटीज़ को इनको चालू करने में, क्लब हाउस पार्क को डेवलप करना, इन सब चीज़ों में अभी फिर भी कम से कम 6 महीने तो इनको इन सब चीज़ों में लगी जाए। और स्विमिंग पूल शायद 2022 में भी दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू।